Hello everyone, this is CA Rachna Dubey from APT. So here we are on day number 5 out of the series of 10 lectures, Negotiable Instruments Made Easy. Till now we have covered 4 days and I would request all my dear students, if any of you is sitting directly in this class, you better go back and see from day 1 to day 4 because negotiable instruments builds up block by block. And if you miss the basic layers, it's really difficult to understand the further layers. So, my humble request that go through lecture number 1. All the links are provided below. I hope you have already subscribed to APT's YouTube channel and otherwise also you are getting all the notifications, right? So, today we are on day number 5. We'll be taking up negotiation and endorsement. For all my kids who have not yet accessed the notes, you can please go down in the description below, click the link and take the notes. They are wonderfully prepared, crisp, exam-oriented notes, simple language, 100% coverage, yet brief and covering all the exam questions. Here we begin, 9th point, negotiation. Now, बेसिक शब्द जो नेगोशिएशन का होता है इट मीन्स टू ट्रांसफर. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नाम ही हमने ये रखा है समथिंग दैट इज ट्रांसफरेबल. सो अब ये ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रोसेस हाउ डज इट टेक प्लेस, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक नेगोशिएशन. ओके, सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी मिस्टर ए जो है इन्होंने मिस्टर बी को अपना एक चेक दिया. नाउ ए जो थे उन्हें आउट ऑफ टाउन जाना था एंड उनके पास 3-4 चेक्स रखे हुए थे जो उनको किसी से मिलने थे. तो उन्होंने मिस्टर बी को कहा कि आप इन्हें संभाल के रख लीजिए. सो ए ने बी को सेफ कस्टडी के लिए कुछ चेक्स दिए. फिजिकली तो दे दिए बट क्या ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर करने का इंटेंशन था? नॉट एट ऑल. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट नेगोशिएशन. एग्जाम्पल चेंज करते हैं. मिस्टर ए ने मिस्टर सी को एक चेक दिया और मिस्टर सी ने उनको कुछ गुड्स दिए थे. उसके एक्सचेंज में उन्होंने चेक दिया. तो क्या ये नेगोशिएशन है? यस, क्योंकि वो टाइटल ट्रांसफर करना चाहते थे. क्योंकि उनको पेमेंट मिला था, आई मीन गुड्स मिले थे, तो पेमेंट यूं भी करना था. सो दिस इज नेगोशिएशन. सो नेगोशिएशन का मतलब जस्ट किसी को हैंड ओवर करना नहीं है. नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफर इस तरह से करना कि अगला व्यक्ति ओनर बन जाए. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नेगोशिएशन मीन्स पासिंग ऑफ पोजेशन विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द टाइटल. ओके, ये नेगोशिएशन कैसे होता है फटाफट देखते हैं. 2 तरह से नेगोशिएशन हो सकता है बच्चे, एक सेक्शन 47 एंड एक सेक्शन 48. सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट पर चलेंगे बस. सेक्शन 47 कहता है डिलीवरी मात्र से भी नेगोशिएशन होता है बशर्ते वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो. अगर इंस्ट्रूमेंट पे किसी का नाम ही नहीं लिखा है तो आप उसको एक्स को दें, एक्स वाई को दे, वाई जेड को दे, सो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर तो हो ही रहा है. सो दैट इज वाई बेयरर इंस्ट्रूमेंट जिस पे किसी का नाम ही नहीं लिखा वो मेयर डिलीवरी मात्र देने से आगे ट्रांसफर हो जाता है उसमें टाइटल. सो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी बाय डिलीवरी. नाउ बेटी डिलीवरी करते वक्त हो सकता है आप कोई कंडीशन जोड़ दें और हो सकता है आप कंडीशन ना जोड़ें. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कहता है कि आप अगर कंडीशन एंडोर्समेंट के वक्त जोड़ना चाहते हैं, ट्रांसफर के वक्त जोड़ना चाहते हैं, नेगोशिएशन के वक्त जोड़ना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इट मे बी बोथ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल. अब तुम कहोगे मैम कंडीशन कैसी हो सकती है, आप एक एग्जाम्पल दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने इसको बेरर है, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा है, मैं ए हूँ, मिस्टर ए, मैंने मिस्टर बी को ये इंस्ट्रूमेंट दिया और एक साथ में शर्त लिखी, I am giving it to you provided I get the goods you are sending to me by transport. तो आपने कंडीशन जोड़ दी कि गुड्स मुझे प्राप्त हुए तो फिर आप मानिएगा कि ये आपको मैंने टाइटल ट्रांसफर किया है. सो दिस इज अलाउड इफ इट इज पेएबल टू बेयरर. देन द नेक्स्ट
comes। अच्छा एक और बात बेटा, ये जो बेयरर होता है ना, इसमें हर बार स्टैंपिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मेरे पास है तो इस पे कुछ नाम तो लिखा नहीं है, मेरे पास था मैंने अगले को दे दिया। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर में स्टैंप ड्यूटी हर बार नहीं लगती। मगर अब बात आते हैं एंडोर्समेंट करके नेगोशिएशन करना। जब आप अपने एनआई के पीछे लिखते हैं एंडोर्स टू पार्टी का नाम, इसमें लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये बिल अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, पहले ये मिस्टर बी का था, अब वो सी को देना चाहते हैं, तो बी को लिखना तो पड़ेगा कि मैं अपना अधिकार सी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। दैट्स वाई जो इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर होते हैं उनका जो नेगोशिएशन है उसमें एंडोर्समेंट कंपलसरी है। एंडोर्समेंट अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट वैसे एंडोर्समेंट का मतलब होता है द एक्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग या नेगोशिएटिंग, वो प्रोसेस है और नेगोशिएशन उसका नाम है। नाउ ये समझने के बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। एक छोटे से एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें देती हूँ, ध्यान से सुनना। नोट्स में सबके एग्जाम्पल हैं, डोंट वरी, अगर स्क्रीन पे कम दिखे तो वहां देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट इट फटाफट। ए, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर, माने किसी का नाम नहीं था, डिलीवर्स इट टू बीज एजेंट टू कीप फॉर बी, बी के बिहाफ पर उसके एजेंट को दे दिया गया। क्या ये नेगोशिएबल है? बिल्कुल, क्योंकि हमारा देते समय इंटेंशन था कि हम बी जो प्रिंसिपल है उसको हैंड ओवर कर रहे हैं। ठीक। सेकंड, वाई डिलीवर्स अ बेयरर चेक टू एन ऑन द कंडीशन दैट आप ये चेक तभी बैंक में पोर्ट अप कीजिएगा जब मुझे गुड्स मिल जाएं। ओके, जैसे इस एग्जाम्पल में मिस्टर वाई जो थे ही इज द फर्स्ट पर्सन, मिस्टर एन जो थे ही इज द सेकेंड पर्सन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ने एक बेरर चेक दिया एन को इस शर्त पर कि एन, तुम जो मुझे गुड्स भेज रहे हो वो मुझ तक पहुंच जाएं। एन को बहुत अच्छे से पता था कि गुड्स मिलने के बाद ही मुझको बैंक में चेक प्रस्तुत करना है। एन ने गुड्स रवाना नहीं किए और चेक तो हाथ में था ही, बैंक में जाके पुट अप कर दिया। गलती से पैसे निकल भी गए ना अकाउंट से मेरे बच्चे, तो वाई एन से पेमेंट इसलिए रिकवर कर सकता है क्योंकि इमीडिएट पार्टी जितनी इंटेंशन होती है वही ले सकते हैं, और भले ही हमने नेगोशिएट कर दिया, भले ही हमने आपको दे दिया, बट हमने तो शर्त जोड़ी थी और आपको बकायदा वो शर्त पता थी, तो आप पेमेंट रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग में सेटल कर लो। क्या दो कंसेप्ट, कि अगर आपने शर्त के साथ दिया है, नेगोशिएशन किया है, ट्रांसफर किया है, तो शर्त पूरी होने पर ही वो वैलिड होगा, उसके पहले इट इज़ बेकार, यूजलेस। तो पैसे निकल भी गए तो आप वापस ले लो। और बच्चे, आप जब भी नेगोशिएशन करते हो तो दोनों पार्टीज के बीच में होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पार्टी वाई एन बनी नहीं पाई, क्योंकि उसको तो पता था कि मैं एक जानबूझ के गलत काम कर रहा हूं। बट जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं, एन ने जाके ये चेक दे दिया मिस्टर कौन है, क्वेश्चन में नाम क्या दिया है, कुछ भी नाम ले लो भाई, एस को दे दिया। अब ये जो एस हैं ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, तो हम तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि होल्डर इन ड्यूज के सामने, ड्यू कोर्स के सामने कोई बहाना नहीं चलता। बस उसको तो, उसने तो गुड फेथ में लिया है तो वो कहेगा मेरी क्या गलती, तो ही हैज अ राइट टू रिकवर द पेमेंट इवन इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। तो ये बात तुम ध्यान रखना, और हमने इसको डिस्कस भी कर लिया। नाउ बेटा एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनना। हमने ये बात सीखी कि जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर किसी पर्सन का नाम लिखा होता है कि ये पेई है, इसको पैसा मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आप एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही किसी के हाथ में दे दोगे तो नाम तो पहले वाले का ही लिखा हुआ है, तो फिर ये ट्रांसफर कैसे हुआ? इसलिए जब आप ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उसको देते समय आपको उसके पीछे लिखना पड़ता है एंडोर्स टू दिस पर्सन, तभी वो बात लॉजिकली कंप्लीट होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एन जो थे, क्या कहा मैंने, मिस्टर एम जो थे, ये इन्होंने एक कोई डील हुई होगी
तो एक चेक दिया मिस्टर एन को, एम ने एन को चेक दिया, एन को कुछ पैसे देने थे सी को, तो एन ने उसको सी को देने का दिमाग में रखते हुए लिख दिया एंडोर्समेंट, एंडोर्स्ड टू सी, और अपना साइन कर दिया। रात को सोचा कल सुबह जाके मिलूंगा, दे दूंगा, और ड्रॉर में उठा के रख दिया। तो 2 स्टेप में से एक स्टेप हो गया एंडोर्समेंट, माने लिखना, जिससे कि नेगोशिएशन किया जाता है, लिख दिया। दूसरा स्टेप बाकी था डिलीवरी। हुआ क्या, उसी रात को उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। क्या दूसरा स्टेप कभी कंप्लीट हो पाया? नहीं। तो जब दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ ही नहीं तो माना जाएगा नेगोशिएशन हुआ ही नहीं। भले ही उस पे लिखा है, बट वही व्यक्ति मिस्टर एन ने मिस्टर सी को दिया कहाँ है? दैट्स वाई ये जो चेक है ये माना जाएगा एंडोर्स नहीं हुआ, नेगोशिएट नहीं हुआ, और एन के लीगल एयर को ही पेमेंट मिलेगा, सी को लीगली नहीं मिलेगा। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिलीवरी अति आवश्यक है। डिलीवरी इज हाईली एसेंशियल इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब भी आपको नेगोशिएशन करना हो, ऐसे चेक का जो पेएबल टू ऑर्डर हो, उसमें एंडोर्समेंट करके आपको डिलीवरी करना असेंशियल है। याद रखिएगा, इट मस्ट बी वॉलंटरी। ये नहीं कि गन पॉइंट पर एक व्यक्ति दूसरे को डिलीवरी करवाए, इट मस्ट बी अपनी इच्छा से वॉलंटरी। होल इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड, नॉट पार्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चेक था, एंडोर्स कर दिया, भाई प्रूफ के लिए हमने उसको टेयर करा कि भाई आधा तुम रख लो आधा हम रख लेंगे। लो भाई, ये क्या बात हुई? तो पूरा इंस्ट्रूमेंट दो। अरे लोग अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं, तो पूरा देना है, मात्र सिग्नेचर करना पर्याप्त नहीं है। अच्छा, एक बात और सुनो, जब तुम लोग थोड़े और छोटे थे तब तुमने एक लॉ पढ़ा था मेरे साथ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, याद है? तो सोगा में हमने पढ़ा था कि डिलीवरी ऐसे फिजिकली हर चीज हाथ में दी जाए उसी को डिलीवरी नहीं कहते। इट मे बी एक्चुअल, इट मे बी कंस्ट्रक्टिव, इट मे बी सिंबॉलिक। यस, तो यहाँ भी तीनों तरह की डिलीवरीज चलती हैं। तो तुम कहोगे मैम सिंबॉलिक कैसे होगा और कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा? एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एंडोर्स कर दिया, फोन लगा के बोला कि मैं एंडोर्स कर चुका हूं, आप आके ले जाइए, तो माना जाएगा कि है तो उसके पास, पर वो नोटिफाई कर चुका है अगले को कि आप आके ले जाइए, तो डिलीवरी कंप्लीट मान ली जाएगी, क्योंकि सिंबॉलिकली आपने डिलीवरी दे दी फोन करके। फोन करना वाज अ सिंबल ऑफ डिलीवरी। सेकंड बात, आपने वहीं चेक रखा है आपके ड्रॉर में, बट आप कह तो चुके हैं ना अगला, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में भी आ गया कि है मेरे पास, पर माना जाएगा है अगले का। चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं फटाफट, कि हमने एक शब्द सुना था अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, असाइनमेंट। तो ये भी तो कुछ उसी तरह का प्रतीत हो रहा है कि एक पर्सन अपना राइट दूसरे को दे रहा है। लेट्स डिस्कस। नेगोशिएशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? बच्चों, इंस्टीट्यूट को चाहे सीए की हो, चाहे सीएस की, चाहे सीएमए की, ऐसे बारीक पॉइंट पकड़ने का बड़ा शौक है। तो आप इस पर्टिकुलर आंसर पे आईएमपी लिख दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। नेगोशिएशन तो आपने सुन लिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एक पर्सन दूसरे पर्सन को टाइटल ट्रांसफर करने की मंशा से जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता है उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। नाउ नेगोशिएशन 2 तरीके से होता है, मात्र डिलीवरी देकर, सेकंड उस पर लिखना विच इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, और फिर डिलीवरी करके। तो आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि मैम ये नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट सेम ही है क्या? बेटू, नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर करना और एंडोर्समेंट उसको करने के प्रोसेस को बोलते हैं। इनडायरेक्टली दोनों सेम ही है, बट फिर भी अलग है। एक प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्ट है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं वापस आती हूँ पॉइंट पर। तो नेगोशिएशन जो है ना बच्चे, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को टाइटल ट्रांसफर करने की मंशा से दिया जाना कहता है नेगोशिएशन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, एक बेयरर, बस उठा के दे दो,
एक ऑर्डर लिखो और फिर दे दो। बट असाइनमेंट, उसका तो बेटू एक्ट ही अलग है। सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये दोनों भाई भाई हैं आजू बाजू के ही। सो सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा जिसको हम बोलते हैं, तो 1882 उसमें असाइनमेंट कवर्ड है। असाइनमेंट कभी भी यूं बस डिलीवरी देकर नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर पर स्टैम्प ड्यूटी पे करके ट्रांसफरर को लिखना पड़ता है, मैं अपना अधिकार इस फला फला व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा हूं, आई हियर बाय ट्रांसफर माई राइट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। ऑल्सो पूरा डंका बजा के जितने भी प्रायर पार्टीज हैं सबको बताना पड़ता है। प्रायर पार्टीज का मतलब समझते हो ना, पहले वाली पार्टीज जिससे हो के वो चीज आगे आई है, उन सबको बताना पड़ता है कि अब मैं अगले को दे रहा हूं। तो इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। एक कागज लगता है, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, ऑब्वियसली स्टैम्प पेपर लगता है, पुराने सारे लोगों को बताना पड़ता है, तो दैट इज असाइनमेंट। उसका बेटू सेक्शन ही अलग है, सेक्शन 130 टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक, 1882। सबसे बड़ी मुद्दे की बात, दोनों में एक तरह से ट्रांसफर तो होता है, बट कितना बड़ा डिफरेंस है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होल्डर इन ड्यू कोर्स को गुड टाइटल मिलता है, भले ही ट्रांसफरर का टाइटल बैड और डिफेक्टिव हो। बट असाइनमेंट में जैसा होता है वैसा आगे जाता है, खराब है तो खराब जाएगा, अच्छा है तभी अच्छा जाएगा। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। जो लोग पहले से लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं, आई थिंक दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी के भी पुराने लेक्चर्स मिस हुए हैं तो मेरी तरफ से उससे विनती है कि प्लीज़ अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि जब तक आप पुराने पूरे लेक्चर्स नहीं देख लेंगे, वो बारीक कंसेप्ट जो अपन चाहते हैं कि 100% पढ़ाई हो, वो नहीं हो पाएगी। दुर्घटना से देरी भली, दुर्घटना से देरी भली, दुर्घटना हो जाएगी अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप करे हैं, क्योंकि आपको लगेगा मैम फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रही है रादर देन लॉ। सो इसलिए पहला देख के आओ। सो डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट आई हैव डिस्कस्ड विद यू एंड वुड बी एक्सपेक्टिंग दैट यू डू इट फ्रॉम द नोट्स। इट इज बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों का एक्ट लिख देना, दोनों का करने का तरीका लिख देना, दोनों का इफेक्ट लिख देना कि एक में गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाता है और एक में जैसा होता है वैसा ट्रांसफर होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। एंड मैं बोल चुकी हूं कि ऑफ बीट क्वेश्चंस ही इंस्टीट्यूट का स्टाइल है। ओके बच्चे, अब आते हैं 10th एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन योर गार्ड, एंडोर्समेंट। What's so important about endorsement? तो पहले तो तुम पूछोगे मैम आप पहले तो ये बता दो कि ये नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट मेरे को तो एक ही लग रहा है। सिमिलर है बट सेम नहीं, सिमिलर है बट सेम नहीं, सिमिलर है बट सेम नहीं। देखो, नेगोशिएशन का मतलब होता है टाइटल ट्रांसफर करना। ये दो तरीके से हो सकता है, डिलीवरी करके और एंडोर्समेंट करके। तो नेगोशिएशन का एक तरीका है एंडोर्समेंट। तो बड़ा शब्द क्या हुआ? नेगोशिएशन, माने ट्रांसफर करना। उसके दो तरीकों में से एक तरीका क्या हुआ? एंडोर्समेंट। दैट्स वाई इनडायरेक्टली एंडोर्समेंट इज सिमिलर टू नेगोशिएशन। वो उसका एक तरीका है। बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नेगोशिएशन है और एंडोर्समेंट उसका चुन्नू मुन्नू एक पार्ट है। Very important. Please write it as important for theory, for practical, for objective type, for case study, everything. You need to understand this. और इसके बिना ये भी समझ लेना कि लिटरली आपका नेगोशिएशन अधूरा है अगर आपने एंडोर्समेंट ही नहीं पढ़ा, क्योंकि वही तो उसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। ठीक, तो पॉइंट नंबर 10, लेट्स बिगिन एंडोर्समेंट। सो सेक्शन 15 कवर करता है एंडोर्समेंट। नाउ एंडोर्समेंट एग्जाम में सीधे सीधे आए तो तुम्हें क्या लिखना है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी एनआई ट्रांसफर करता है इस तरह से कि वो दूसरे पर्सन को होल्डर बना दे, होल्डर मतलब ओनर, टाइटल ट्रांसफर करना, तो दैट फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नाउ देखो, यहां पर मैंने क्या किया है, यू कैन सी दिस। ये है मिस्टर
बी, इनके पास कहीं से एक चेक आया था, ये चेक के फ्रंट है, एक मिस्टर ए ने हमारे मिस्टर बी को चेक दिया था, दिस वॉज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये चाहते थे कि खुद अपने बैंक से क्लियर कराने की जगह ये इसको किसी थर्ड पर्सन को कोई पेमेंट करना था तो उसको दे देते, तो इन्होंने मिस्टर सी को देने का मन बनाया, तो इन्होंने उस चेक के पीछे बैक में ऐसा लिखा एंडोर्स टू सी और अपना साइन कर दिया। नाउ बेटू चेक का आगे कैसे दिख रहा है, ए ने बी को दिया है, तो यहाँ पे होल्डर माने पैसे पाने वाला, माने कि पेई कौन है, बी। और जैसे ही उसने ये एक्टिविटी की तो पीछे जो उसने अपना साइन करके एंडोर्स टू सी लिखा, नीचे नीचे और लोग भी एंडोर्स कर सकते हैं, जगह खत्म हो जाए तो आप एक एलॉन्ज एडिशनल पेपर भी लगा के उस पर ट्रांसफर्स कर सकते हैं। यू नो हमने पहले ही दिन पढ़ लिया था कि एन आई इज ट्रांसफरेबल एड इनफाइनाइटम, कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आपने अगर इस तरह से कर दिया तो मिस्टर सी बन गए एंडोर्स सी। तो नेगोशिएशन का एक तरीका है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब है पीछे अपना आदेश, अपना ट्रांसफर को लिख देना। इसके पहले होल्डर कौन था बच्चे, बी, और इसके बाद होल्डर कौन बन गया बच्चों, सी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एंडोर्समेंट। आप एग्जाम में भी इसी प्रकार के डायग्राम्स बना के आ सकते हैं। सी यू नो एग्जाम इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, आपको अपनी बात एक्सप्रेस करनी है एग्जामिनर को कि यस आई नो, तो आप कैसे भी एक्सप्रेस कीजिए, द शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट डे, सीधे दिल में जानी चाहिए। सो आई विल रिपीट माई पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ एन आई बाय होल्डर टू अनदर पर्सन मेकिंग हिम होल्डर। ऑल राइट बेटा, अगर जगह खत्म हो जाए तो आप कोई स्लिप ऑफ पेपर लगा के भी लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड अलॉन्ज। अलॉन्ज बिकम्स पार्ट ऑफ द बिल, उसको उसके साथ ही मान लिया जाता है। जरा ध्यान देना, जब मैंने तुम्हें एक्सेप्टेंस पढ़ाया था तब मैंने कहा था वो उसी कागज पर फिजिकली होना चाहिए, बट एंडोर्समेंट में मैं ये अलग बात बोल रही हूँ कि जगह पीछे ये कम पड़ जाए, एक ने और लिखा तो खत्म हो जाएगी, एक दो और लिख लेंगे तो आप उस पर एक एडिशनल पेपर भी लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये राइटिंग में होना चाहिए, एक मौखिक रूप से नहीं होता है। एंड बेटू ऑर्डर वाले बिल की बात हो रही है, इट शुड बी साइंड। डिलीवरी तो बिल्कुल मस्ट है और होल्डर को खुद करना होता है ये काम। ठीक, अब स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे ही चार्ट बनाकर और फिर एक एक एंडोर्समेंट को एक्सप्लेन कर देना। जो मेरे बच्चे पुराना लेक्चर्स मेरे साथ देखते हुए आ रहे हैं उनको ये फटाफट समझ में आएगा। सबसे पहला ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट। नाउ ऑब्वियसली ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट क्या होगा, सुनो। सपोजिंग ए ने बी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया था बच्चे, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ए मेकर था और बी होल्डर था या पेई था। जिस व्यक्ति को पेमेंट पाने का हक है तो वही तो अपना हक ट्रांसफर कर रहा है, तो वही एंडोर्सर कहला रहा है। तो अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट की बात करूं तो ब्लैंक एंडोर्समेंट कैसे ऑपरेट करेगा तुम गेस भी कर सकते हो। उसने पीछे लिखा एंडोर्स्ड टू डैश और बी ने अपना साइन कर दिया। तो यहाँ पर बी ने अगला किस व्यक्ति को वो दिलवाना चाहता है वो नहीं लिखा। तो जब भी आप एंडोर्समेंट करते वक्त नेक्स्ट पर्सन का नाम छोड़ दें ब्लैंक, उसको ब्लैंक एंडोर्समेंट कहते हैं। और आप भी समझते हो बेटा कि अगर नाम नहीं लिखा तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और आगे जितने भी लोगों के हाथ में वो फिजिकली जा रहा है वो उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं जस्ट बाय डिलीवरी। अब ब्लैंक के बाद अगर स्पेशल एंडोर्समेंट करना है तो तुम ही बता दो क्या होगा बच्चे। इसमें हम यहाँ लिख देंगे एंडोर्स्ड टू सी और बी अपना सिग्नेचर कर देगा। तो जैसे ही आप किसी पर्सन का नाम स्पष्ट कर दोगे इट इज कॉल्ड स्पेशल एंडोर्समेंट। एग्जाम में एक अकेले को पूरा डिस्क्राइब करने को नहीं आएगा। अगर टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट आता है तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर उसका एक एक लाइन में अपना जो मतलब समझे हो वो लिख देना। उसमें कहीं भी आपको जरा सा भी लैंग्वेज में उलझने की जरूरत नहीं है। अब मैं आती हूँ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव का नॉर्मली मतलब होता है
कि हम जो आपको दे रहे हैं इसको आप ही रखिएगा, आप आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जैसे बेटा हमने अभी पढ़ना बाकी है अकाउंट पे ही, तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब एंडोर्सर ये मैसेज दे रहा है कि मैं तो आपको दे रहा हूं बट आप आगे नहीं दे सकते। तो प्रॉमिसरी नोट में ये कैसे किया जाता है, देखो ए ने बी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया, सो बी होल्डर था, उसका हक था कि वो आगे ट्रांसफर कर सकता है। सो बी ने जब सी को दिया तो उसने इस तरह की लैंग्वेजेस लिखी, उसने लिख दिया पे टू सी ओनली, तो ये ओनली लिखने से अब वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। उसने लिख दिया पे सी फॉर माई यूज, इसका मतलब मेरे और सी के बीच में कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज हुई है, मैं इसलिए दे रहा हूं, तो ये आगे ना जाए। जो अमाउंट है उसमें द प्रोसीड्स मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी। तो जब आप इस तरह की भाषा लिखते हो तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव। ये तो बेटू बात हो गई ऑफ आई शुड से प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। बट अगर चेक होता तो हम ये आगे पढ़ेंगे। तो चेक में तो बेटा आप जब क्रॉसिंग करते हो ना, तो यहाँ पर अगर आप लिख दो अकाउंट पेई तो उसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का अकाउंट है, जैसे ए ने बी को चेक दिया है तो अब बी को ही मिलेगा, ये आगे नहीं दे सकता। तो चेक में इसको रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट बोलते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में भी मैंने तुमको बता दिया हाउ इट ऑपरेट्स। नाउ बेटा अपन आते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट, द फोर्थ वन ऑन माय स्क्रीन। पार्शियल का मतलब होता है ए के पास एक 10,000 का चेक था, उसने बी को दिया और लिखा एंडोर्स टू बी 6,000। ये क्या बात हुई भाई, चेक तो एक ही आदमी के अकाउंट में जाएगा और एक ही के में क्लियर हो जाएगा। तो अब एक को 6 और एक को 4 नॉट फीजिबल। तो इंडिया में पार्शियल एंडोर्समेंट एप्लीकेबल और अलाउड नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिमाग में रख लो। पार्शियल का मतलब आधा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और आधा नहीं किया, दैट्स नॉट अलाउड। अब अपन आते हैं द लास्ट एंडोर्समेंट कैटेगरी, कंडीशनल एंडोर्समेंट, जिसकी 4 कैटेगरीज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, sans recourse, facultative, sans freus एंड कंटिंजेंट। चारों ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर मेरा तुमसे कहना है कि पुराने वीडियोस देखे बिना बैठे हो बेटू तो वीडियो अभी बंद कर दो, किसी काम का नहीं बचा ये तुम्हारे लिए, क्योंकि जिसको यही नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता तो उसको फिर कुछ नहीं पता। आते हैं अगले पर, sans recourse एंडोर्समेंट। बेटू रिकोर्स वर्ड का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज में परेशान होते हैं तो हम किसी के पास मदद मांगने जाते हैं, दैट्स रिकोर्स, अंतिम रास्ता, राइट। sans का मतलब होता है मना करना, तो विदाउट। तो sans recourse एंडोर्समेंट जो है, जोड़ घटा के उसका मतलब है विदाउट रिस्क आप एंडोर्स कर रहे हो। अब सुनना, अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आया था, अब समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखना। मेरे स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि ए ने बी को एक चेक दिया। नाउ ए जो था वो मेकर ऑफ द चेक था, तो बी था पेई। तुमको अच्छे से पता है कि पेई खुद भी ले सकता है और वही व्यक्ति एंडोर्सर भी बनता है। तो जब बी ने सी को एंडोर्स किया तो अब होल्डर कौन बन गया, सी। अब सी या तो खुद के अकाउंट में पैसे ले ले या आगे दे दे। तो सी ने जब डी को दिया तो सी पता उसमें साथ में क्या लिख दिया, sans recourse। इस लाइन का मतलब है डी, जब तुम ए के अकाउंट में चेक प्रेजेंट करोगे, गलती से वो चेक बाउंस हुआ तो मेरे पास पलट कर मत आना, मेरे पास पलट कर मत आना, मेरे पास पलट कर मत आना। तो भाई किसके पास पलट कर जाना, मुझसे पहली वाली पार्टीज पर जाना, क्योंकि मुझे भी उनसे चेक मिला है, मैं क्या करूं। समझ में आई बात, याद रखना, फिर से सुनो। ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। तो मुद्दे की बात है कि जब भी चेक्स इस तरह से ट्रांसफर होते हैं और लास्ट होल्डर जो फर्स्ट व्यक्ति के अकाउंट में चेक डालता है और कभी जो वो बाउंस हो जाता है, तो डी ए के पास तो क्लेम कर ही सकता है, डी अपनी इमीडिएट प्रायर पार्टी के पास पलट के आता है कि भाई तुमने ये चेक दिया था, बाउंस हो गया, मुझे नहीं मालूम, झंझट में नहीं पड़ना, तुम पैसे दो। सी जो है वो बी के पास जाएगा
और बी जो है वो ए के पास जाएगा। तो अगर बी ए से पैसे रिकवर नहीं कर पाया तो बी को देने पड़ेंगे सी को और सी को देने पड़ेंगे डी को। यही होल्डर इन ड्यू कोर्स की कहानी है, हाँ या ना? फिर से सुन लो कहानी। आई नो तुम मेरे सामने नहीं बैठे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब पे या फिर एपीटी की ऐप में, तो इस पॉइंट को लेकर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन डेफिनेटली आ सकता है। इट इज अ टिपिकल पॉइंट। तो अगर तुम्हें मुझे डाउट्स भेजने हो तो कमेंट सेक्शन में जब डाउट लिखो तो पॉइंट नंबर 10 में मैम मेरा ये डाउट है बिल्कुल क्लियरली लिखना। सो सैंस रिकॉर्ड्स का मतलब है विदाउट रिस्क। जब एक आदमी आगे ट्रांसफर कर रहा है तो वो यह कह रहा है कि भाई देखो मैंने तो चेक बनाया नहीं है तो मेरे पास पलट कर मत आना, मेरे पास पलट कर मत आना, मैं अपनी लाइबिलिटी के बिना तुमको दे रहा हूं, मुझसे पीछे वालों के पास जाना। तो तुम कहोगे कि मैम डी ने ऐसा चेक लिया ही क्यों? अरे भाई बिजनेस में क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है चलो जो मिला मिला तो सही, अड़ीबाजी में अपन बैठ जाओ कि नहीं आपके पास कैसे नहीं आएंगे साहब, तो भैया आप फ्यूचर की देख रहे हो, आदमी यही सोचता है चलो चलने यार देखते हैं, तो आदमी ले लेता है ऐसा चेक कि भैया पैसे लक्ष्मी जी आ रही हैं, आती हुई लक्ष्मी जी को मना नहीं करते हैं। तो इसलिए ट्रांसफर करते करते यदि व्यक्ति अपनी रिस्क खत्म कर ले, विदाउट रिस्क वो अपनी खुद की ट्रांसफर कर रहा है आगे, उसको बोलते हैं सैंस रिकॉर्ड्स। इतनी देर से अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तुमको मेरी हिंदी की कही हुई एक लाइन दिमाग में बिठानी है। सैंस रिकॉर्ड्स का मतलब मेरे पास पलट कर मत आना, मेरे पास पलट कर मत आना, मेरे पास पलट कर मत आना। ये जो चेक बाउंस हो गया तो कहाँ जाना? मुझसे पहले वाली पार्टी के पास जाना। मैंने तो अभी से कह दिया कि मेरे पास पलट कर मत आना। तो ये होता है पल्ला झाड़ना, अपनी जिम्मेदारी शर्क अवे करना, शर्क अवे करना। नाउ इसका ऑपोजिट होता है फैकल्टेटिव। अब सुनो साहब, फैकल्टेटिव में लोग अपने ऊपर और जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं। इसके लिए मुझे तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाना है जो अभी तक हमने टच अपॉन नहीं किया है, तो मुझे उसका रेफरेंस लेना पड़ रहा है, ध्यान से सुनना। ए ने प्रॉमिसरी नोट बी को दिया, बी ने प्रॉमिसरी नोट सी को दिया, सी ने एंडोर्स कर दिया डी पे, तो लास्ट में होल्डर कौन है या पेई कौन है? डी। इसके एंगल से सोच के देखो पीछे, तो ये दोनों पार्टीज हैं प्रायर पार्टीज, हाँ या ना बेटू? तो ये हैं प्रायर पार्टीज। तो प्रायर पार्टीज अपने अपने घर बैठी हैं, ड्यू डेट पर पेई किसके पास जाएगा? ए के पास। तो ए ने अगर चेक या प्रॉमिसरी नोट ऑनर नहीं किया तो इस बात का नोटिस डी को किसको देना पड़ेगा? लॉ कहता है कि डी अगर आप सी से कुछ वसूल करना चाहते हो तो उसको रीजनेबल टाइम के अंदर बता दो कि ए ने पैसा नहीं दिया है, अब आपकी बारी है, मैं आपसे लूंगा। और ऐसे ही इस प्रायर पार्टी को भी बता दो। अगर आप इनको नोटिस नहीं देंगे, ये मैं आपको नॉर्मल सिचुएशन बता रही हूँ, अगर आप इनको नोटिस नहीं देंगे तो इनकी लाइबिलिटी बिल्कुल अराइज नहीं होगी। रीजनेबल टाइम में आपको बताना चाहिए था कि ए ने पेमेंट नहीं किया। बताओ तुम खुद सोच के देखो, बी और सी को घर बैठे कैसे समझ में आएगा? तो नोटिस दिए बिना प्रायर पार्टीज लाइबल नहीं होती, दिमाग में बिठा लो, नोटिस के बिना प्रायर पार्टीज लाइबल नहीं होती है। ये जनरल सिचुएशन है। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट पता है क्या है? हरिश्चंद्र सत्यवादी की तरह बोल रहा है सी कि मैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कर रहा हूं मेरे दोस्त डी, कल को अगर पार्टीज ना दें, ए ना दे कल को, मेरे दोस्त तुम मुझे फॉर वो नोटिस देना भी भूल गए तो भी मैं जिम्मेदार खड़ा हूं, मैं बिल्कुल कहीं नहीं भगूंगा, अडिग खड़ा हूं अपनी बात पर, दूंगा ही दूंगा पैसा। तो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। अपना पहले राइट था कि हमको नोटिस दिया जाए, हमने वो राइट ही त्याग दिया। हमें नहीं चाहिए नोटिस, हमारी जिम्मेदारी बनती है पेमेंट करने की, तो तुम बताओ या ना बताओ, हमें तो पता है ना कि हमको देना चाहिए, तो हम तो देंगे। ये होती है ठाकुर की जुबान। तो कहने का मतलब ये कि फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का मतलब होता है यदि पार्टी आपको नोटिस ना दे तो भी आप कह रहे हो कि मैं फिर भी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको पेमेंट करूंगा। सैंस रिकॉर्ड्स में आपने पल्ला झाड़ लिया था कि मेरे पास पलट कर मत आना जी, तुम जानो पिछली पार्टियां जाने,
और यहाँ हम कह रहे हैं आओ मेरे पास चले आना, मैं अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा। ये इतनी लंबी स्टोरी मैंने तुम्हें क्यों बताई, एग्जाम में एक लाइन के लिए आती है कि तुम्हारे दिमाग में बैठे। माई प्राइमरी पर्पस इज कि दिमाग में बैठे। मेरी क्लास के बाद तुमको ये ना सोचना पड़े कि अब चलो अब नेगोशिएबल पढ़ें, तुम्हें लगना चाहिए नेगोशिएबल हो गया। ये नहीं लगना चाहिए कि चलो अब मैम ने कह दिया अब हम पढ़ना चालू करें, मैम के साथ ही नेगोशिएबल दफन हो गया। So that is facultative endorsement. Next is sans phrase. This is simple. Sans phrase means without खर्चे. Now we do. A ने B को चेक दिया साहब, B ने C को दिया और C ने D को दिया, A B C D। तो अगर ड्यू डेट पे चेक प्रेजेंट करेगा तो कौन किसको करेगा? D A को करेगा, राइट हो। अगर जो D ने उसको करा चेक प्रेजेंट और उसने पेमेंट नहीं किया तो डी पलट के किसके पास आएगा? सी। तो सी ने अगर लिखा है सैंस फ्रेयस एंडोर्स करते समय, तो इसका मतलब है भाई देख प्रिंसिपल के लिए तो मैं जवाबदार हूं, बट मैं इसके अलावा कोई खर्चे नहीं दूंगा। तुम कहोगे खर्चे क्या होते हैं? भाई कम्युनिकेशन के खर्चे, नोटिंग के खर्चे, XYZ एडवोकेट रखना पड़ा तो खर्चा, ये सब नहीं दूंगा भाई। मैं प्रिंसिपल के लिए जवाबदार हूं, चेक मैंने नहीं बनाया था, चेक ए ने बनाया था, इतनी सुन लो। रीजनेबल बात बोल रहा है। तो सैंस फ्रेज मीन्स विदाउट एक्सपेंसेस, बस इतना बहुत है, ना मॉड्यूल में डिटेल है ना इसकी जरूरत है, इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है विदाउट एक्सपेंसेस। पता है मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रही हूँ, आना 3 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज एंडोर्समेंट। तो आपको इतना इसलिए समझाया है कि आपको याद आए कि मैम ने एक चार्ट बनाई थी, उसमें कैसे कैसे टाइप के एंडोर्समेंट थे, ब्लैंक था, फुल था, रिस्ट्रिक्टिव था, कंडीशनल था, कंडीशंस में भी सैंस रिकॉर्ड, फैकल्टेटिव, सैंस फ्रेज और लास्ट में कंडीशनल एंडोर्समेंट। यू नो मेरे को पढ़ाई कराते समय कहाँ से एनर्जी मिलती है? सिर्फ तुम्हारे चेहरों से। जब मुझको देख के लगता है कि मेरे समझाने से, मेरे ये नौटंकी पढ़ कर करके पढ़ाने से तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि तुम्हें कम से कम याद हो जाए, समझ आ जाए, एफर्ट ना लगाना पड़े। तभी तो तुम पेपर में खुले दिमाग से लिख पाओगे। अगर रट रट के जाओगे मेरे बच्चे तो तुम मेमोरी में ही उलझ जाओगे, क्या लिखा था क्या सोचा था, थिंकिंग नहीं हो पाएगी। और बिना थिंकिंग के ये प्रोफेशनल एग्जाम्स कतई क्लियर नहीं होते। I have a very very strong reason for the pedagogy I follow. सॉरी ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। पेडागॉगी वर्ड का मतलब हुआ पैटर्न ऑफ टीचिंग। तो मैं ये जो मेरा पैटर्न है, ये सब ड्राइंग कर करके बचपन में सीखी थी ड्राइंग और अब काम में ले रहे हैं, उसको यूज़ करने के पीछे एक ही कारण है। सारे टाइप के 100% कवरेज करना, सारे क्वेश्चंस करवाना, इसके पीछे एक ही कारण है कि तुमको बात समझ में आ जाए गहरी। जब बात समझ में आ जाएगी बेटा, एग्जाम तो मेरे बच्चे तुम उसी दिन पास हो जिस दिन तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया है। बिलीव मी, जिस दिन तुमको टॉपिक समझ में आ गया है, चाहे CA इंटर हो, CA फाइनल हो, CS एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, CM हो, LLB हो, कुछ भी हो, यू आर पास। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। बट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड and you are just cramming, तो you still have to wait for the result, because आपको पेपर के अंदर याद नहीं आया तो, ब्लैंक हो गए तो, मेमोरी ने साथ छोड़ दिया तो, और मेमोरी तो होती ही इतनी बेईमान है, 5 मिनट के अंदर एग्जाम में हाल साथ छोड़ देती है। इसलिए सिर्फ काम आता है कॉन्सेप्ट। और आई थिंक वी एज टीचर्स, if we have followed a process that gives you concept, we have done it. We have done our duty and you have solved your purpose. So that's why I always focus, please focus on concept. जब तक समझ में नहीं आए बात को समझो बेटू, क्योंकि जिस दिन समझ में आ गई मात्र रिविजन करना पड़ता है। क्योंकि लाइक यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट, जैसे एक पढ़ रहा है इनकम टैक्स तो GST तो ऑडिट और IT तो SM, तो आई अंडरस्टैंड दैट कि प्रताड़ना हो रही है बहुत, और CS वाले मेरे प्यारे बच्चों की तो कुछ ज्यादा ही प्रताड़ना होती है, इतने सारे लॉज हैं। बट यू नो दैट सम ऑफ दीज लॉज आर बिल्कुल बेसिक। ये आपको कंसेप्ट से अंदर तक तर हो गए, यू आर पास दैट डे। ऑल इंडिया रैंक का एफर्ट अलग है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, उसका पैटर्न अलग है, बट पास होने के लिए आपको बात समझ में आ गई, आप उसी दिन पास हो, रिजल्ट का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। गलत बोलते हैं वो बच्चे जो ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूट को बिल्कुल मॉड्यूल की छपी हुई लैंग्वेज चाहिए। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो।
सो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट. कंडीशनल एंडोर्समेंट की बात हो रही थी. ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को. इतनी देर से तुमको अब डायग्राम मेरी तरह तुमको भी बनाने आ जाएंगे. सो ए ने बी को जब भी बोला कि मैं तुम्हें दिल नहीं चेक दे रहा हूँ, ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को चेक दिया, सी ने जब डी को दिया, तो सी ने जब एंडोर्स किया, सभी एंडोर्स कर रहे हैं, ए और बी के बीच में प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट बी ने सी को एंडोर्स किया और सी ने डी को. तो सी ने लिखा सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट आई शैल रिसीव द गुड्स. तो बेटू कोई भी ऐसी कंडीशन अगर लगा दे तो उस कंडीशन के बाद ही एंडोर्समेंट पूरा होगा. बट हाँ, एचडीसी को बिना कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता कभी. ठीक है. सो इतनी देर तक का मेरा व्याख्यान इस बात के लिए था कि आप जो हैं एंडोर्समेंट समझ जाएं, एंड आप समझ गए होंगे. अब इसके बाद मुझे आपको एक और चीज बतानी है, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल एंडोर्समेंट. स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है. कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल पढ़ा रही हूं. अभी 2 मिनट के लिए सोचो कि कहानी में सिर्फ ए और बी हैं. 2 मिनट के लिए कहानी में सिर्फ ए और बी हैं. ए का एक चेक था, ए को किसी ने चेक दिया था. ए ने जब बी को एंडोर्स किया, उसने लिखा एंडोर्स टू डैश, उसने लिखा एंडोर्स टू डैश, और ऐसा ब्लैंक बी के हाथ में दे दिया. बताओ ये कौन सा एंडोर्समेंट हो, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन गया? बियरर. ठीक. अब इस पे क्या बी को लिखना जरूरी है, एंडोर्समेंट करना जरूरी है, या मात्र डिलीवरी से किसी को दे सकता है? मात्र डिलीवरी से. तो भाई साहब कहानी आगे बढ़ी. बी ने सी को दे दिया. अब बी ने जब सी को दिया तो उसने सीधे यहां पे शब्द लिख दिया सी. क्या बी को वहां साइन करना पड़ा? नहीं, क्योंकि बी के नाम पे वो कभी था ही नहीं. तो इस प्रकार से बताओ बी तो पूरी पिक्चर से ही आउट हो गया ना. सीधे सीधे माना जाएगा कि ए ने सी को दे दिया है, और सी आगे चाहे तो दे दे, नहीं तो अपना पेमेंट ले. और ऐसे में अगर जो चेक बाउंस हुआ तो क्या बी की लायबिलिटी आएगी? नो, क्योंकि उसका तो कहीं नाम ही नहीं है. तो ये चीज बड़ा एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान रख लेना. तुम्हारे नोट्स में सब कुछ लिखा है. बच्चों बहुत मन से नोट्स बनाए हैं, बहुत प्यार से बनाए हैं, इस उम्मीद से बनाए हैं कि तुम कंसेप्चुअली पढ़ोगे, 100% पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, समझ के जाओगे, कॉन्फिडेंस से जाओगे कि नेगोशिएबल तो मेरी मुट्ठी में है. अब जीवन में कभी भी नेगोशिएबल मुझे जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, रचना मैम का स्टूडेंट हूं. ये फीलिंग तुम्हारी हो जाएगी तो माई पर्पस इज अचीव्ड. न तुम्हारे मार्क्स से, न तुम्हारी रैंक से, तुम्हारी समझ से मतलब है मुझे. न तुम्हारे मार्क्स से, मार्क्स तुम्हारे हैं, रैंक तुम्हारी है, पर तुम्हारी समझ मेरी है, क्योंकि मैंने क्रिएट की है. दैट इज माई सेटिस्फैक्शन. सो यू प्लीज समझ के जाएंगे. ओके, नेक्स्ट. ये हो गया भाई, स्टोरी खत्म. इधर लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. भाई थक तो नहीं गए? अभी तो इतना भी नहीं पढ़ाई हुई. आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा हैवी डोज हो गया हो, बट यू कैन ऑलवेज पुट अ पॉज. लेट्स कंटिन्यू फॉर दोज हु कैन. सो लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर. एंडोर्सर कहलाता है प्रायर पार्टी. ओके, नाउ ए, इस एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था, ए प्राइमरी पार्टी, उसने चेक बना के दिया है बी को. भाई साहब बी होल्डर हो गए, उन्होंने दे दिया सी को, सी हो गए डी. तो अभी लास्ट में होल्डर कौन है? इतनी देर से कर रहे हो यार, अब तो जल्दी जल्दी कर लो. हु इज द होल्डर? डी. राइट. डी के एंगल से हु आर दी प्रायर पार्टीज? बी फॉर बॉम्बे एंड सी फॉर ओल्ड कैलकाटा. तो डी जब ए के अकाउंट में चेक डालेगा, क्लियर हो गया तो स्टोरी खत्म. चेक बाउंस हो गया तो डी पलट के किसके पास आएगा? सी. सी पलट के किसके पास जाएगा? बी. पर दोनों को पता तो हो. तो नोटिस इज कंपलसरी. तभी आप प्रायर पार्टीज माने एंडोर्सर की लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो. बस ये ध्यान रखना था. अगर आपने उनको नोटिस सर्व नहीं किया है तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं आती है. थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा जरा सा पॉइंट है, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैंसिलेशन ऑफ एंडोर्समेंट. ओके, आई नो तुम थक तो रहे हो, थको मत. एक इंपॉर्टेंट बात मुझे तुमसे कहनी है.
मैंने तो बहुत दिल से तुम्हें नेगोशिएशन पढ़ाया है, नेगोशिएबल पढ़ाया है, तुमने भी बहुत दिल से पढ़ा है, बट अपन दोनों के दिल को जरा टेस्ट तो करके देखें एमसीक्यू से. So please go to the APT app. All my children who are watching this, please go to the APT app. Multiple choice questions मैंने खुद ड्राफ्ट करवाए हैं तुम्हारे लिए खुद, और इट्स फ्री फॉर एवरीबडी. प्लीज़ डाउनलोड दी ऐप. चाहे तो तुम यहाँ से QR कोड स्कैन कर लो, या फिर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, दोनों जगह से APT की ऐप तुम्हें मिल जाएगी. उस ऐप में CS एग्जीक्यूटिव में भी, CA इंटर में भी, CMA में भी, जहाँ पर भी नेगोशिएबल टॉपिक इम्पोर्टेंट कोर्स में आता है, वहाँ पर तुमको मेरे जो सारे वीडियोस हैं वो तो मिलेंगे ही, यही वाले वीडियोस जो मैं दे रही हूँ. साथ ही साथ तुमको वहाँ पे बाजू के में नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद मिलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट. बिना उसके आप मान लो कि नेगोशिएबल कंप्लीट नहीं है. तो उसमें मैंने MCQs लिखे हैं, क्योंकि इसके MCQ तगड़े हो सकते हैं, और MCQ करने में आपको समझ में आएगा आप कितने पानी में हैं. So please download the APT app. It is free for my dear children, and you can solve the MCQs. And not only this topic, rather you should go and solve the MCQs of all the topics, because जब तक आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करते, एक तो 30% ऑब्जेक्टिव टाइप हो ही गया है इसमें, अपने क्या नाम है उसका, एग्जाम में, और ऊपर से आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी मेहनत बेकार है. ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस वन थिंग. सेकंड, मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था, वो भी सुन लो. एग्जाम्स आर नियरिंग, ऑलरेडी वी आर इन अगस्त, और नवंबर में CA, दिसंबर में CA, CS सबके लाइंड अप एग्जाम्स हैं. हम लोगों के यहाँ की जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है, ठोक बजा के कह रही हूँ, वैसी मॉक टेस्ट सीरीज कहीं पर भी नहीं हो पाती है. यू नो कि पेंडेमिक की वजह से इंस्टीट्यूट के साथ जो हमारे इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट सीरीज होती हैं, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है. पोस्टपोनमेंट हो रहे हैं कि नहीं एग्जाम्स, पूरा एक शेड्यूल बिगड़ सा गया है. सो प्लीज गो इन फॉर APT मॉक टेस्ट सीरीज. इट्स वंडरफुल. द क्वेश्चन पेपर्स आर फ्री for everybody. Yes, but if you want to get your answer checked, we have a team who does subjective checking. So आपको अपने answers upload करने पड़ेंगे, तो उसमें definitely a very nominal fee you have to pay, say 20-25 rupees per topic, I don't even, per subject. So you will have to pay that, so that your answers can be checked and evaluated. So do log in for the mock test series. I will be giving a join button here itself at YouTube. You can just at one click you can tick कि आपको ऐप टेस्ट देना है ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए भी आपके पास एक लिंक है. देन आपको मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक है. और अब तीसरी चीज़ जिसका मैं चाहती हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करें, दैट इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर मैराथन क्लास. मैंने कभी YouTube पे मैराथन क्लासेस नहीं ली हैं, बिकॉज आई यूज टू बी सो बिजी विद माई ऑफलाइन क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, कि इस बार जब पेंडेमिक हुआ, सो ऑल दी क्लासेस आर ऑनलाइन. सो इन अ वे आई गॉट दिस टाइम कि आई कैन कंडक्ट अ मैराथन. सो आई एम गिविंग यू अ लिंक फॉर द मैराथन एज वेल. So you just click and register yourself. We will have a live interactive session. I will be in this session taking the marathon for economics of CA Inter Group 2, economics for finance and law. And you're going to have a thorough revision with past 20-year exam questions. और तुम negotiable के मेरे lectures देख के शायद समझ में आ पाया होगा तुम्हें कि I leave no stone unturned. My passion is कि मेरे बच्चे के भेजे में घुसना चाहिए. क्लास के बाद उसको ये फीलिंग होना चाहिए कि मैंने मैम के साथ पढ़ लिया है, मुझे और कुछ नहीं करना है. वो फीलिंग मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि यू कैन अंडरस्टैंड आई एट दिस एज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द आई मीन प्रिपेयर दैट वॉट आई हैव टू टेल टू माई चाइल्ड. सो दैट्स वाई डू अटेंड द मैराथन. So there is a link for that also. I guess in September first week I shall be beginning. I will be taking all the topics of CA Inter, and for CS students I shall be taking the marathon somewhere in November for their December exams. So they should attend it also. All right. So I will be giving you link. So you have to wait for 3 things. First, you have to do one thing, objective type paper in the app. I will watch it.
Second, you have to register for the mock test series, all the 3 class ke students. It is free. And marathon class also, that's also YouTube is free. So marathon class also you have to register so that we can send you the message. Please, क्या कहते हैं सारे लोग, like, subscribe and share so that other children also, your friends also, do get this opportunity. First time I'll be taking the marathon, and I'm very sure it's going to be very, very useful for you. Tangibly, I tell you, if you take the marathon, 20 plus marks you will increase wherever you are standing. होता क्या है बच्चे कि जब हम लोग लाइक इतने साल से जो पढ़ा रहे होते हैं सीनियर फैकल्टी 20 दिस माय 20th ईयर, तो वी नो कि हुआ क्या है 20 साल इंस्टीट्यूट का पेपर का पैटर्न कहाँ कहाँ से बदल के कहाँ से खा के सारी चीज़ें आई हैं. सो व्हेन सच टीचर्स स्पीक, नॉट ओनली मी, all of them who are of my age, so experience flows, and वो तो जी के ही आता है. It's not available ready-made in any book or a module. So इसलिए अगर आप ऐसे टीचर्स की कंपनी में हैं, so value it, study properly. ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पर रोक रही हूँ. उसका रीज़न ये है कि आई कैन सी कि ये जो मुझे अगला टॉपिक लेना है नेगोशिएशन बैक, इट्स आई मीन इम्पॉर्टेंट. एक क्वेश्चन उसमें से आता ही है 2-3 अटेम्प्ट में एक बार. सो दैट्स वाई मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लूँगी. ऑल राइट, सो स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड. नेक्स्ट क्लास में अपन डे नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. आज डे नंबर 5 तक हम करके एक साइजेबल पढ़ाई हमने अपनी कर ली है. और इन द एंड आई विल जस्ट लाइक टू से ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट. वी विल डू इट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें. एपीटी एजुकेटिंग इंडिया.